अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं शाहजेब अहमद और माया खान भी। मुझे यकीन है कि आप सब लोग बहुत मिस कर रहे होंगे। बहुत जल्द हमें उम्रे की अदायगी के बाद इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगी। प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे सुबनामा का। बहुत सारी खबरें आज हमारे पास सुबनामा में हैं जिससे आपको अपडेट भी करना है। गुज़िश्ता रोज वैसे हम पेट्रोल की प्राइसेस में हमने देखा कि अब तो हम इतने ज्यादा खौफजदा हो गए हैं कि कल जब मैं बाहर निकला तो इतना ज्यादा रश था हर पेट्रोल पंप पर। उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने छोटी सी एक बात की थी या शायद कोई मजाक किया था, जो मजाक सबको हकीकत लगा और सब ये समझे कि वाकई पेट्रोल जो है वो महंगा होने वाला है, क्योंकि अब इतनी तेजी से प्राइसेस बढ़ रही हैं कि लोग इसको जो है हकीकत समझ लेते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसकी तरदीद भी की, ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि देयर विल बी नो इंक्रीज इन प्राइसेस टुडे। लेकिन टुडे हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये प्राइसेस जो है एक बार फिर बढ़ जाएं पेट्रोल की। खैर, सबसे पहले आपको ये बताएंगे वफाकी काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी है। साथ में वुज़रा और मुलाजमीन के पेट्रोल पर 40% जो है वो कट भी लगा दिया गया है। मार्केट शाम 7 बजे बंद करने की बातें हो रही थी, अलबत्ता अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है क्योंकि जो ताजिर हैं वो उसमें नहीं मान रहे हैं। तो उनसे मुशावरत के लिए, उनसे बातचीत के लिए काबीना की सब कमेटी कायम कर दी गई है जो उनसे बातचीत करेगी, मुशावरत करेगी। फिर उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि 7 बजे मार्केट्स बंद कर सकते हैं, करनी चाहिए, या हो सकता है इसमें टाइम थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, क्योंकि ताजिरों का ये मुतालबा है कि थोड़ा सा टाइम इसमें बढ़ाया जाए क्योंकि उन्होंने भी तो अपना रोजगार कमाना है। साथ में सरकारी मुलाजमीन को जुमे को ये कहा जा रहा है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ पेश की गई है और इस पर जो फैसला है वो अगले इजलास में हो जाएगा। बिजली की जो बचत है उसके लिए भी आगाही मुहिम का जो फैसला है वो किया गया है कि आगाही मुहिम चलाई जाए। साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खिताब किया, इसमें उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की। बड़े जारहाना मूड में वो वैसे हमेशा ही नजर आते हैं लेकिन कल खासतौर पर नजर आए। उन्होंने कहा कि पॉलिसियों में तसलसल के लिए मिसाक जमहूरियत की पहले बात होती थी लेकिन यहाँ पर अब मिसाक मईशत नागुज़ीर है। उसकी वजह यह है कि इस्तेहकाम लाना बहुत ज़रूरी है, सियासी इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मईशत में कोई इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाती, हुकूमत तब्दील हो जाती है और जो मनसूबे हैं, जो मुआहदे हैं वो बीच में रह जाते हैं। ऐसे अहदाफ तय किए जाएं जिन्हें तब्दील ना किया जा सके ताकि वो अहदाफ पूरे भी हों और इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो। हुकूमत के पास 1 साल 3 माह का वक्त है, लॉन्ग टर्म जो पॉलिसियां हैं वो नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है। साथ में आज मुल्क में तेल और गैस खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तो अब बजट जो आ रहा है उस बजट में क्या होने वाला है, इस हवाले से भी आज हम तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम में। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने भी खिताब किया है। उन्होंने कहा कि IMF ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने को कहा है, हमने नहीं बढ़ाई जब उनकी हुकूमत थी। ऐसी महंगाई पहले कभी नहीं देखी, मौजूदा हुक्मरान नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये भी जो साबिक वज़ीर आज़म है चेयरमैन PTI इमरान खान साहब उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पुरअमन लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद किया गया, तहरीक रोकने के लिए हुक्मरान उन्हें बंद करना चाहते हैं। हुक्मरान इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब ने इस वक्त मौजूदा हुकूमत पर। ये कुछ सियासी बातें हैं लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ा अहम मामला जिस पर दुनिया भर में आवाज़ बुलंद की जा रही है। पाकिस्तान हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह करता रहेगा जब तक कि इस्लामोफोबिया का दुनिया भर से खात्मा नहीं हो जाता। भारत में हम खासतौर पर बढ़ता इस्लामोफोबिया देख रहे हैं और जो मसला कश्मीर दुनिया के सामने पाकिस्तान ने जिस तरीके से उठाया है, इसी तरीके से इस्लामोफोबिया को भी फोकस किया जा रहा है। दुनिया भर के मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की जा रही है इस्लामोफोबिया के खिलाफ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब ने भी जर्मन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया के वाकयात पर उनको तशवीश है। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात जो हमने देखे, वो देखने के बाद उनको मुअत्तल किया गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। अगर इस किस्म के बयानात आते रहेंगे और मुसलमानों के खिलाफ जो हम देखते हैं, जो कुछ भारत में होता है, वो जब तक नहीं रुक जाता, आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिलअज़ारी हुई, भारत को माफ़ी मांगना होगी, ये भी कहा बिलावल भुट्टो साहब ने जो कि हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं। साथ में आपको ये भी बताएं कि कराची वाले भी बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं, इसके लिए तैयार हो जाएं कि इजाफा कराची की कीमतों में भी होने वाला है, बिजली की कीमतों में भी। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये और 86 पैसे महंगी होने का इम्कान है, यानी कि अगर सार्फिन पर ओवरऑल हम बोझ की बात करें तो तकरीबन 9 अरब 35 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जब हम लोग अवाम में निकलते हैं तो अवाम ये कहते हैं कि खासतौर पर जब कराची में हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स किए सड़कों पर कि बिजली आप दे तो दें पहले, उसके बाद इजाफा कर देना, तो जो इजाफा हो जाता है। लेकिन जो शहरी हैं वो यही परेशान है कि हमारे एरिए में एटलीस्ट बिजली आए। हमने अभी 2-3 दिन पहले भी एक सेगमेंट किया, वहाँ पे लोग यही शिकायत कर रहे थे कि दिन में तकरीबन 10 से 12 घंटे बिजली जा रही है, गायब रहती है, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे के लिए बिजली जाती है।
उससे अगर अंदाज़ा लगाया जाए तकरीबन 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। तो इसको कैसे काबू किया जाएगा? क्या ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली बढ़ाई जा रही है इसके बाद कुछ कंट्रोल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। साथ में के इलेक्ट्रिक ने जनवरी था मार्च सहमाही एडजस्टमेंट के तहत भी बिजली 4 रुपये 52 पैसे महंगी करने की जो दरखास्त है वो कर दी है। शहर भर में हम बिजली की लोड शेडिंग देख रहे हैं। इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली बात करेंगे किन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, इस वक्त क्या चल रहा है लोड शेडिंग के हवाले से। दूसरी जानब हम फ्लावर मिल्स एसोसिएशन से अक्सर आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, उनके जो चेयरमैन हैं उनसे भी, और कोशिश भी करते हैं कि बात भी हो कि आटे की जो फराहमी है वो मुअत्तल ना हो और इसमें जितनी आसानियां पैदा की जा सकती हैं वो की जा सकें, ताकि जो लोग हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं जब आटा ना मिले बाज़ारों में या बहुत ज़्यादा महंगा मिले। लेकिन जिस तरीके से ये पंजाब में ज़िले इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नारवा सलूक किया जा रहा है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने आज सुबह भर में आटा सप्लाई मुअत्तल करने का फैसला किया है, जिस पर मेरे ख्याल में हुकूमत को, ज़िला इंतज़ामिया को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि ये मुअत्तल ना हो। चेयरमैन एसोसिएशन जो है उन्होंने कहा कि आज पूरे पंजाब में आटे की सप्लाई मुअत्तल रहेगी, जबकि सरकारी आटा सप्लाई होगा, ना प्राइवेट। साथ में हुकूमत पहले इंडस्ट्री के मसाइल हल करे, जो भी उनके मुतालबात हैं वो हल किए जाए। अब तक अगर नहीं किए गए हैं तो उस पर बातचीत की जाए, बातचीत करने के बाद हल किए जाए ताकि ये मसाइल हल हों और आटे की सप्लाई मुअत्तल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं जो तर्जुमान महकमा खुराक हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने नई फ्लावर मिल्स को आज से कोटा के इजरा का फैसला भी किया है। तो ये तो खैर बात हो गई। साथ में जैसे कि हमने पेट्रोलियम कीमतों की बात की है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुसलसल किया जा रहा है। IMF की शराइत मुसलसल मानी जा रही है, लेकिन जो डॉलर है वो काबू में नहीं आ रहा है, उसकी ऊंची उड़ान जो है वो मुसलसल जारी है, बुलंद तरीन सतह पर एक बार फिर आ गया है। इंटरबैंक की अगर बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 74 पैसे महंगा होकर तकरीबन 203 रुपये 80 पैसे का हो गया, 204 रुपये का हो गया, जो कि अब तक तारीख की बुलंद तरीन सतह है। लेकिन क्या वजह है कि IMF की सख्त शराइत भी मानी जा रही हैं, टैक्सेस भी बढ़ाए जा रहे हैं, हम पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा मुसलसल देख रहे हैं, उसके बावजूद अभी भी जो डॉलर है वो काबू में नहीं आ रहा है। हुकूमत ने आती दावे किए थे कि 197 पे आ गया, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बजट बहुत करीब आता जा रहा है और जैसे जैसे बजट आ रहा है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम देख रहे हैं, बहुत सारे इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, कुछ प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं। जो माहिर हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि किस किस्म का बजट एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जिस किस्म की शराइत हमें देखने को मिल रही है IMF की जानिब से, उसके बाद से सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बजट में भी सिर्फ असल महंगाई ही होगी, क्योंकि जिस किस्म की सूरत हाल चल रही है, जो मुआशी बहरान चल रहा है, उसमें हुकूमत के लिए अवाम दोस्त बजट देना इतना आसान काम नहीं है। टैक्स छूट खत्म की जा रही है, नए टैक्सेस का निफाज किया जा रहा है, तो ऐसे में यही बजट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए भी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट से पहले हम ये जान सकें कि बजट जो आएगा वो किस किस्म का होगा, क्या वाकई आवाम के लिए कोई थोड़ा सा रिलीफ होगा या पॉसिबल ही नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दिया जा रहा है कि जो इकॉनमी है उसको बेहतर किया जाए, जो मैशत है उस पर ऐसे फैसले किए जाएं कि ओवरऑल पाकिस्तान की मैशत संभल सके। हम बात करेंगे इस पर। माहिर माशियात आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आबिद साहब, इब्तदाई तौर पर हुकूमत के मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं तरक्याती बजट में कमी की जा रही है। अगर ऐसा होता है, आपके समझते हैं कि जो इसके असरात हैं वो सामने आएंगे? तरक्याती बजट जो है वो हमेशा हमेशा ही उसमें एंड पे आके कटौती होती है कि कोई भी हुकूमत हो। पहले एम्बिशियस रखा जाता है बजट, जब फिर जो दूसरे आपके बाकी के हेड्स हैं जब उसमें ओवर स्पेंडिंग होती है तो हमेशा कट तरक्याती बजट को लगता है। इसको हम 4Ds कहते हैं। आपकी डेट पेमेंट होती है, आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर होते हैं, डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट होती है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। तो वो जो पहले 3 Ds हैं, डेट और डिफेंस और डे टू डे गवर्नमेंट, उसमें हमेशा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो डेवलपमेंट हमेशा से बजट पे कट लगती थी। अगर इसमें शुरू ही से थोड़ा हुकूमत रियलिस्टिक बजट बनाने चाह रही है या उसमें कुछ कट लगा रही है शुरू से ही, तो शायद कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं है। पिछले अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देख लें तो बहुत कम है कि जो एलोकेट हुआ है वो सारा सारा स्पेंड हुआ। लेकिन आबिद सुलेरी साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि IMF बार बार नए मुतालबात सामने रख देती है, डू मोर का मुतालबा करती है, एक तरह से नए टास्क दिए जाते हैं, वो नए टास्क पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ऐसे हालात में पॉसिबल है कि बजट हम कोई अवाम दोस्त बजट एक्सपेक्ट करें इस हुकूमत से? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत आसान काम है ये। कैच 22 सिचुएशन में हुकूमत, अगर IMF के मुतालबात जो है वो पूरे नहीं होते तो
मुआशरत हाथ से जाती है, और अगर मुतालबे पूरे करते हैं तो सियासत हाथ से जाती है। लिहाजा थोड़ा मुश्किल होगा। IMF जो है वो जब डू मोर का मुतालबा करता है तो वहाँ पे क्वेश्चन भी देता है, और क्वेश्चन वो ये देता है कि हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी दे सकती है, जो लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं उनको स्पेशल वो सब्सिडी दे सकती है। तो हुकूमत को अब देखना ये होगा कि कैसे उस प्रोविजन को वो इस्तेमाल करते हैं कि जो ज़्यादा जिन तबकात पे बोझ पड़ेगा इन्फ्लेशन का, उनको इंसुलेट किया जा सके। अब साहब अवाम बड़े गुस्से में इस वक्त। हम अवामी रद्दमल जब देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि अगर इस बजट में जिस तरीके से इनकम टैक्स में तब्दीली ज़ेर गौर है, जो टैक्स छूट है वो ख़त्म करने पर गौर हो रहा है, तो बड़ा सख्त अवामी रद्दमल आ सकता है। अवाम इस वक्त बड़े परेशान है, जो इंक्रीज मुसलसल हो रहा है प्राइसेस में। खत्म हो चुकी जो आपका GST पे एग्जम्पशन जो थी, तो वो तो ऑलरेडी हो चुकी। इस वक्त जो अब मुझे पता नहीं फाइनल उसके खतोखाल क्या होते हैं, लेकिन अगर कोई वेल टैक्स किस्म की या कोई सुपर टैक्स किस्म की चीज़ आती है तो वो आपके जो वेरी हाई इनकम अर्नर्स हैं उनको अफेक्ट कर रही होगी। अगर इसमें स्लैब जो हैं वो उनमें इजाफा किया जाता है तो अपर मिडिल क्लास जो है उसको थोड़ा सा पिंच होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इसका जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो आता हुआ मैं नहीं देखता, क्योंकि इसमें जो भी अमेंडमेंट होगी उसका ज़्यादा जो होगा अफेक्ट। लेकिन वैसे आबिद साहब, कौन कौन से सेक्टर में हुकूमत बजट कटौती करके कुछ बोझ हल्का कर सकती है? इस पे बहुत से आपके ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको के रीथिंक करने की जरूरत है। 18वीं तरमीम के बाद ये देखने की जरूरत है कि क्या वफाक में 40-45 मिनिस्ट्रीज और डिवीजन जो है उनका होना जरूरी है या नहीं, और उनके एक्सपेंडिचर्स जो है उसको किस तरह से रैशनलाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से जो नॉन डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनको थिंक थ्रू किया जा सकता है। फिर आप जो पुराने जो ऑलरेडी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पर फोकस करें, उनको पहले ख़त्म करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो अधूरे रह जाए, और नए प्रोजेक्ट्स में उनके लिए पैसा एलोकेट कर दिया जाए। तो बजट में काफ़ी सारी रैशनलाइजेशन। आबिद साहब, मुसलसल हम पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा देख रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि साबका हुकूमत ने जो बिला जवाब सब्सिडी दी उसकी वजह से ये अवाम पर बोझ डाला गया है, या अवाम पर बोझ पड़ रहा है इस हुकूमत में भी। आप क्या समझते हैं, ऐसे ही है? आप उसको बिला जवाब नहीं कह सकते हैं। जाहिर है कि उस वक्त उस हुकूमत की कोशिश थी कि जो सार्फिन है उन पर कम से कम बोझ आए, और रुपयों में सब्सिडी देना जो था वो बड़ा आसान काम था, क्योंकि आप रेवेन्यू हुकूमत का, पिछली हुकूमत का अगर आप देखें तो 9 महीने का रेवेन्यू, काफ़ी रिकॉर्ड रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा किया था। तो वो रुपयों का मसला नहीं था, वो मसला बन रहा था आपका डॉलर्स का, कि क्या इतनी सारी जो इम्पोर्ट है उसको, उसके लिए डॉलर्स मौजूद हैं कि नहीं। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें अगर सब्सिडाइज रखी जाती हैं, उसकी डिमांड में कमी नहीं आती, तो फिर उसके लिए डॉलर्स जो है वो कहाँ से पूरे कर रहे हैं। तो ये असल इशू था, और उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी आ रहा था। उसी की वजह से फिर IMF का प्रेशर भी आया, क्योंकि IMF तो आपको रुपये नहीं देता, वो तो डॉलर्स आप उससे मांग रहे थे। तो और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस वक्त जब पुरानी सब्सिडीज दी गई थी उस वक्त $80 पर बैरल क्रूड की कीमत, आज क्रूड जो है वो $122 पर बैरल पे है, यानी उसमें 50% से ज़्यादा का इजाफा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी, अगर इस वक्त पुरानी हुकूमत भी होती, CDM की हुकूमत ना होती, तो वो भी शायद इन सब्सिडीज़ को रोल बैक कर रहे होते, क्योंकि वो सब्सिडीज़ अब सस्टेनेबल नहीं रही थी। लेकिन उस वक्त के हालात के मुताबिक देखें, फरवरी की जो सिचुएशन थी इंटरनेशनल प्राइसेस की, जो फरवरी की जो सिचुएशन थी मुताबिक जाहिर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आबिद सुलेरी साहब। उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, उस वक्त के जो फैसले थे, क्योंकि हर हुकूमत में कोशिश तो ये की जाती है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। इस हुकूमत की भी कोशिश यही होती है, लेकिन हालात इस किस्म के बन चुके हैं। और जैसा कि आबिद साहब भी कह रहे हैं कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि सब्सिडी दी जा सकती थी, वो बिला जवाज़ नहीं थी। लेकिन अब जो हुकूमत इस वक्त आई है नई, उनके लिए जो हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। मईशत को इस वक्त संभालना बहुत एक चैलेंज बन चुका है इस हुकूमत के लिए। वक्त बहुत कम है, पॉलिसियाँ बहुत बेहतर बनानी होंगी, मईशत को संभालना होगा। बहुत बड़ा चैलेंज ये नई हुकूमत ले चुकी है। आबिद सुलेरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि
जो ओवरऑल है एक गैर यकीनी की सूरत हाल बन चुकी है। अवाम भी एक तरफ परेशान है, सरमायाकार भी परेशान है, जो खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी है, जो ताजर हैं वो बड़े शदीद परेशान है। किसी को समझ नहीं आ रहा इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है। पाकिस्तान में जारी बात है, जब एक गैर यकीनी की सूरत हाल होती है, एक मुआशी इस्तेहकाम आता है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, सरमायाकार शदीद परेशान है और स्टॉक मार्केट में मुसलसल उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट का भी जो इस वक्त हम हाल देख रहे हैं वो भी बड़ा इस वक्त जो आप देख रहे हैं तारीखी है। ऐसे में बजट मार्केट में क्या तब्दीली लाई जा सकती है, क्या किया जा सकता है, इस मामले को समझने के लिए हमने राब्ता किया है डायरेक्ट एक्सचेंज अहमद चनॉय साहब से। उनसे हम बात करेंगे। अहमद साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अहमद साहब, जो सूरत हाल हम ओवरऑल देख रहे हैं, कोई उम्मीद है बजट से इस किस्म की कि कोई सरमायाकार को इससे कोई फायदा पहुंचेगा या सरमायाकार का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट होगा? इस वक्त हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि लोग बड़े परेशान है, खासतौर पर सरमायाकार, और सब एक अजीब एक गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई है मुल्क भर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक टफ बजट ज़रूर आ रहा है और इस टफ बजट का जो है वो आवाम को और बिजनेस कम्युनिटी को बिलखुसूस सामना ज़रूर करना पड़ रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि बेयकीनी की सूरत हाल मौजूद है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि एक अगर सस्टेनेबल पॉलिसी आ जाए कि जी ये रेट है और ये रेट सारा साल रहेगा, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो पेट्रोल का हो, तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को, एक बिजनेसमैन की हैसियत से मैं सोचता हूँ कि मुझे अपनी प्लानिंग करने में आसानी होगी। देखिए, मार्केट में जाहिर है आम आवाम के लिए बड़ा मुश्किल है इस महंगाई को कोप करना और कोई इतना आसान काम नहीं है जो हम बात करते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। एक तो कंटिन्यूटी ऑफ प्राइस, स्टेबिलिटी के पूरा साल जो है वो प्राइस स्टेबल हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने जो गैर ज़रूरी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको काबू में रखना है, उनको इस हद तक ले जाना है कि हम इस जो प्राइस स्पाइरल है उसको सस्टेन कर सकें। और उसकी सस्टेनेबिलिटी जब आ सकती है जब हम अपना सेल्फ कंट्रोल इम्पोज लेकर आएँ और साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी लेकिन अहमद साहब, प्राइसेस में सस्टेनेबिलिटी रखी जा सकती है? आप समझते हैं ऐसा पॉसिबल है कि हुकूमत तो हर माह, हर 2 माह बाद जो है वो एक नई प्राइस जारी कर देती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, ऐसा पॉसिबल है कि इसको सस्टेनेबल बनाया जाए? देखिए, इसका अंदिया पहले ही दे दिया था कि पेट्रोल लगभग 230 के लगभग चला जाएगा, 240 के लगभग चला जाएगा, और ये बतदरीज जो है वो इस महीने में 2-3 दफ़ा में इजाफा कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि अभी इसमें सेल टैक्स और दूसरी लेवीज जो नहीं है उसको शायद लगा दिया जाए आने वाले दिनों में, ताकि उसको एक कंपैरेटिबल पैरिटी में लेकर आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि जब ये चीज़ें सस्टेनेबल लेवल पे आ जाएंगी और IMF के साथ जो हुकूमत ने मुआहदे किए थे, चाहे वो पिछली हुकूमत हो चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो, उनको अगर पूरा कर दिया जाए और साथ में जो है वो हमारे पास जो फंडिंग है वो आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर हम एक सस्टेनेबल लेवल पर आ जाएंगे और हम पूरा साल उसमें निकाल सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस सूरत हाल है, इसको अच्छा मैनेजर चाहिए जो इसको अच्छी तरह मैनेज कर ले, और जब मैनेज हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो खदशात हैं जो हमारे दिलों में मौजूद हैं, जो हर आम पाकिस्तानी सोचता है, उसको कम करने में भी मदद मिलेगी और उसको सस्टेन करने में भी मदद मिलेगी। मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी हमेशा आपसे ये जोर दिया है कि जो पिस रही है वो आम आवाम पिस रही है, क्योंकि उसका जो एक सैलरी लेवल है या जो उसका इनकम लेवल है वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो वही का वही है। जब तक हम ये पॉवर्टी एलिवेशन की बात नहीं करेंगे, हमारा जो मिनिमम पे रेज है वो नहीं बढ़ाएंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट को एक कड़वा घूंट नहीं लेना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो 18,000 से जब हम 20,000 या 25,000 मिनिमम पे वेज रेज करने की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके खिलाफ चले जाते हैं, कोर्टों में चले जाते हैं और ये प्रिटेंड करते हैं कि जैसे इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मगर अगर आप ये देखें, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल की इन कंपनीज की अर्निंग देखें तो इन कंपनीज की अर्निंग जो है वो मल्टी फोल्ड हो गई है। जब अर्निंग मल्टी फोल्ड हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर इनका एक फर्ज बनता है कि ये पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ जाएं, लोगों को जो अपनी सैलरी बेसिक लेवल है वो उसको बढ़ाएं,
मैं 2-3 बोर्ड्स के ऊपर हूँ, वहाँ हमने 10 से 15% जो है वो लोगों की तनख्वाहें अभी इमीडिएटली बढ़ाई है, यानी 10 अच्छा अहमद साहब, जी बिल्कुल अहमद साहब, हम मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करते हैं, खासतौर पर कमोडिटीज़ की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव है, आप समझते हैं कि बजट अब आने वाला है, इस बजट के बाद इन तमाम सेक्टर्स में कोई स्टेबिलिटी आ सकती है, कोई इस्तेहकाम आ सकता है, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है? देखिए, बिल्कुल आ सकता है। इस वक्त कोई वजह नहीं कि ये प्राइसेस नीचे जा रही हों। जो कंपनीज की प्राइसेस आज आप देखें तो वो मेरे ख्याल 27-28 हज़ार के पॉइंट्स के लेवल पर हैं। ये प्राइसेस नहीं हैं, ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है। देखिए, इन कंपनीज के जिनके प्राइसेस आप आज आधे देख रहे हैं, उन्होंने पिछले 2 साल में कोई नुकसान नहीं किया, नफ़ा किया है। हमारी जो प्रॉफिट अर्निंग रेशो है वो सारी दुनिया से सबसे ज़्यादा कम है। हम चाहे 2-3 के लेवल पे हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें 24-25 पीई के लेवल पे जो है वो शेयर ट्रेड कर रहा होता है। तो फिर क्या वजह है कि हमारे शेयर मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है? सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर है। एक ये कि मुल्क की गैर यकीनी सूरत हाल, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, और दूसरा सबसे बढ़कर ये कि जो हम ये सूरत हाल देखते हैं उसके अंदर इन कंपनीज को जो है वो मिनिमम डिविडेंड पे आउट जो है वो देने के लिए पाबंद नहीं किया जाता, जो मैं समझता हूँ एक गैर मुनसिफाना बात है कि कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट रिटेन कर लेती हैं और लोगों में बांटती नहीं है। जब तक हम शेयर। अच्छा अहमद साहब, गाड़ियों पर, प्रॉपर्टी पर 300 अरब रुपए का नया टैक्स लगाने पर गौर हो रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, पिछले दिनों में बहुत सारी फैसिलिटीज के तहत जो है वो 3 अरब डॉलर से ज्यादा की गाड़ियां आई, 1.25 अरब से ज्यादा डॉलर की मोबाइल फोन और दूसरी चीजें आई। तो ये 4-4.5 अरब अगर पिछले 2-3 साल में ड्रेन आउट हुआ है तो पाकिस्तान 12-15 अरब से जो है वो डेफिसिट में चला गया है। तो अब WTO के तहत जब आप इतनी ड्यूटीज का स्ट्रक्चर है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए भी बढ़ाना पड़ेगा कि आप इंपोर्ट तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ज़रूर दे सकते हैं। तो इसमें जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो देखने वाली बात है कि क्या एडजस्टमेंट आते हैं और इन एडजस्टमेंट्स के बाद ही कोई हतमी तौर पर इस पर कमेंट किया जा सकेगा। अच्छा, और साथ में अहमद साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं अशिया ज़रूरिया बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनको भी जो टैक्स नेट है इसमें लाने के लिए मुख्तलिफ जो इस वक्त तजावीज़ हैं उस पर गौर हो रहा है। आप क्या समझते हैं, उनको टैक्स नेट में लाने से कितना असर पड़ेगा या उनका आना इस वक्त कितना ज़रूरी है जब हम मौजूदा हालात देखते हैं इस वक्त मुल्क के? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि गवर्नमेंट जो जोर देना चाहती है वो डायरेक्ट टैक्सेशन पे देना चाहती है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो आप हर आम आदमी से वसूल कर रहे हैं। कौन सी ऐसी अशिया है जिस पर आप इनडायरेक्टली टैक्स ना दे रहे हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड हो या चाहे अपना आपकी सैलरी लेवल हो, हर एक चीज़ पर आप टैक्स दे रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है कि जी जो छोटा दुकानदार है वो भी टैक्स नेट में आए। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आप इस टैक्स नेट के प्रोसीजर को इतना सिंप्लीफाई कर दें कि आप FBR के ऑफिशियल्स की हैरेसमेंट से बचें। यहाँ एज अ बिजनेसमैन हम हमेशा ये सोचते हैं कि जी हम 2 रुपये टैक्स ज़्यादा दे देंगे, लेकिन हम ये FBR की हैरेसमेंट में नहीं जाएंगे, उनकी डिमांड्स पे नहीं जाएंगे। जो एक रिश्वत के बाजार गर्म है उसको जो है उस चक्कर में हम नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जी मुल्क की तरक्की के लिए ईमानदारी से अपना टैक्स दें, लेकिन वो टैक्स इस सूरत में दें। अच्छा अहमद साहब, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। जब हम आवाम के बारे में सोचते हैं, जब हम ताजिरों के बारे में सोचते हैं, सरमायाकारों के बारे में सोचते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले 2 पॉइंट जो ज़हन में आते हैं बजट को लेकर वो ये होता है कि क्या इस बजट के आने के बाद क्या ईज ऑफ बिजनेस में कोई फर्क पड़ेगा, कोई बेहतरी आएगी, साथ में जो सनतकारों का कॉन्फिडेंस है क्या वो बढ़ेगा, कोई उसमें भी हम कोई पॉजिटिव जो है वो चीज़ देखेंगे? देखिए, 2 बातें निहायत अहम हैं जो मैंने शुरू में कही कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बजट जो है वो लोगों के लिए आसान होगा, चाहे वो कारोबारी लोग हों चाहे वो आम आदमी हो। ये एक टफ बजट होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद बिजनेस कम्युनिटी के लिए या आम आवाम के लिए एक एजुटेशन का बायस भी बन सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज अगर गवर्नमेंट इस तरफ अपना ध्यान दे दे, जो आपने ज़ाती निशानदेही की है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सबसे बड़ी बात है, और साथ में जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बने कि हम आराम से अपना कारोबार कर सकें। जाहिर है, देखिए, आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर जो चीज़
मुझे 10 रुपए की पड़ रही हो, मैं 5 रुपए की आगे बेचूं, जो गवर्नमेंट कर रही थी फ्यूल के मामले में। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों पे और सब्सिडी थी। तो ये नुकसानात जो हैं जो बढ़ते चले गए, आज इस हालत पे पहुंच चुके हैं कि हम ये परेशान हैं कि एकदम जो है वो 40%, 60%, 70% इजाफे करने पड़ गए हैं, और इस इजाफे के बगैर जो है वो फिर गवर्नमेंट चल नहीं सकती। तो इस बात का रियलाइजेशन अगर आवाम में आ जाए और फिर ईमानदारी के साथ जो गवर्नमेंट आई हुई है वो आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे, तो मैं समझता हूँ कि शायद एक कॉन्फिडेंस और एक ट्रस्ट जो है वो हम आवाम का गवर्नमेंट पे रिवाइव कर सकेंगे। ठीक है, वो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस दिया जा सकता है। सर, रुपए की कदर में हम मुसलसल जो है वो एक कमी देख रहे हैं, एक बार फिर जो डॉलर है वो ऊपर चला गया है। आप समझते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसकी भी ये तमाम वजूहात ही हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रुपया अपनी एक्चुअल वैल्यू पे 190 रुपये के करीब है, ये मेरी ज़ाती राय है। और ये इस वक्त जो आप एक स्पायरल देख रहे हैं, इसकी बहुत सारी एक्सटर्नल और इंटरनल वजूहात मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-4 दिनों में जब ये IMF के जो एग्रीमेंट्स हैं वो कंक्लूड हो जाएंगे, सऊदी अरबिया के साथ रोल ओवर फाइनलाइज हो जाएगा, चाइना के साथ जो है रोल ओवर फाइनलाइज हो जाएगा। एक खबर और भी आ रही है कि कतर के साथ जो है वो एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट होना जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जब एक हकीकत का रूप धार जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि डॉलर अपनी एक्चुअल वैल्यू पे जो है वो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, जरूर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच अमित जुनैद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है, अब चाहे वो सरमायाकार के हवाले से है, बिजनेस के हवाले से है, स्टॉक मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन है, इस पर आपने तज्जिया दिया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो प्रोग्राम में शामिल करने अभी बाकी है। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहरानी कैफियत पर हम बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं बजट में क्या होने वाला है, ये भी बात कर रहे हैं कि इस वक्त ताजिर क्यों परेशान हैं, उनके मसले हल कैसे होंगे। इन तमाम मसाइल पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओवरऑल जो हम मैशत देख रहे हैं पाकिस्तान की, उसको संभालना है। और जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि जितने भी माहिर हैं उनको हम ऑन बोर्ड लें, उनसे बातें करें और बात करने के बाद उनका तज्जिया लेके ये समझ सकें कि इस वक्त वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो लेना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फौरी इक़दाम करना बहुत ज़रूरी है ताकि किस तरीके से इस वक्त जो मईशत को संभाला जा सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो बरामदी सरगर्मियां मुतासर होने के खदशात बढ़ गए हैं। अब बढ़ क्यों गए? क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40% इजाफा हुआ, गैस टैरिफ 45% बढ़ गया है, वाटर टैरिफ 30% बढ़ गया है, पावर टैरिफ में तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट इजाफा हो गया। इससे जो मकामी सनतकार हैं वो शदीद परेशान हैं, उनकी परेशानियों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लेकिन क्या ये परेशानियां उनकी दूर की जाएंगी? क्योंकि अगर उनकी परेशानियां दूर नहीं की जाती तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत मुतासर होती है, टेक्सटाइल की खासतौर पर। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन नॉर्थ जोन के चेयरमैन मियां काशिफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में। काशिफ साहब, ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि एक बढ़ती हुई महंगाई भी है, क्या आप समझते हैं कि ऑर्डर्स जो मुतासर हो रहे हैं वो इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई भी है? देखें, जैसा ऑलरेडी आपने बोला कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है इस टाइम पे बैकबोन ऑफ द कंट्री जो है इकोनॉमी सारी जो बेस कर रही है वो एक्सपोर्ट के ऊपर कर रही है, और एक्सपोर्ट के अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सेदार है वो हमारा ये टेक्सटाइल सेक्टर है। और इस टाइम पे जैसा कि आपने बोला महंगाई का ये ग्लोबल इशू है, लेकिन ग्लोबल इशू के साथ साथ जो पाकिस्तान का इशू है कि इस पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रही है। हमारा ऑलवेज गवर्नमेंट से यही मुतालबा रहा है कि एटलीस्ट आप खुदारा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड ये हम कहते हैं कि जो इंडिया में प्राइसेस हैं, जो बांग्लादेश में प्राइसेस हैं, अगर हमें वो प्राइसेस मिले पेट्रोल की, बिजली की, गैस की, और ताकि हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उनके लेवल पे रहे। और अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके लेवल पे रहती है तो ऑब्वियसली देन ही हम अपने बायर्स को कन्विंस कर सकते हैं अपने पाकिस्तान में ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। इस टाइम पे जो सिचुएशन है, जैसा कि आपने बोला, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, गैस की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, बिजली की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। इसमें एक चीज वाज़िया कर दूं कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर के जो टैरिफ थे बिजली और गैस के, वो अभी तक बढ़ाए नहीं गए, लेकिन उसके बारे में भी बात की जा रही है कि उसको भी बढ़ाया जाएगा आफ्टर द बजट।
लेकिन सवाल ये है कि जो आम कंज्यूमर को बिजली के, गैस के और स्पेशली पेट्रोल के जो इतनी परसेंटेज से इन्फ्लेशन ऊपर गया है और प्राइसेस अप गई हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम इस पे हर्ट हो रहे हैं। जो हमारे फैक्ट्रीज में मजदूर काम करते हैं, वो घर से निकलता है, सुबह आता है, पेट्रोल कंज्यूम करता है, उसके बाद उसके रोजमर्रा के जो अखराजात है, बिजली है, गैस है, और जो हमारे रॉ मटेरियल बनाने वाले जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके ऊपर स्पेशल टैरिफ सप्लाई नहीं होते, तो उनके ऊपर ये जो रेट्स किए गए हैं, जब वो रॉ मटेरियल महंगा अच्छा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि प्रॉब्लम सिर्फ महंगाई के भी नहीं है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस हाइक तो एक बहुत बड़ा मसला है ही, लेकिन इस प्राइस हाइक के साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं वो भी हल किए जाने चाहिए, जैसे कि जो गैस की फरामी है, जो गैस की शॉर्टेज का सामना है सनतकारों को, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन मुतासर होती है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मुतासिर होती है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें हमारे मुतालबात ऑलवेज उनसे यही रहते थे कि आप हमें ये जो गैस और बिजली की बिला तातुल फरामी जो है वो यकीनी बनाए, और उन्होंने यकीनी बनाई भी है। अगर उसके जो नंबर्स हैं पिछले साल के अगर आप देखें, 15.4 बिलियन डॉलर्स की 2020 एंड 2021 फिस्कल ईयर की हमारी एक्सपोर्ट थी, लेकिन जो लास्ट 10 मंथ्स के जो नंबर हैं वो 15.98 पे जा चुके हैं। और स्पेशली अगर हमारा वैल्यू एडेड टेक्सटाइल जो गारमेंट का है अगर उसकी बात की जाए, वो 3.2 बिलियन डॉलर की एनुअल एक्सपोर्ट थी, जो कि पिछले लास्ट 10 मंथ्स में 4.2 पे जा चुकी है। दैट्स मीन के 35% का सिर्फ ग्रोथ हमारे पर्टिकुलर सेक्टर में। और उसके पीछे जो रीजन थी वो रीजन यही थी कि गैस और बिजली की प्राइसेस, गैस और बिजली की बिला तातुल फरामी, और गवर्नमेंट से मेक श्योर किया गया था कि आप हमें इन चीजों को पूरा करेंगे। इवन देन के उन्होंने दूसरे सेक्टर्स की गैस बंद करके इंडस्ट्री को जो है वो गैस की फरामी की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट चेंज हुई, अब हमें दोबारा से गवर्नमेंट ने हमें मेक श्योर किया है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी मिफ्ता इस्माइल से 3-4 दिन पहले मीटिंग भी हुई है इस्लामाबाद में। नो डाउट वो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं, लेकिन प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। अब इस टाइम पे जो लास्ट गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज थी, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज उससे हटके है। उन्होंने इंडस्ट्री को पूरा प्रमोट किया था, इंडस्ट्री को साथ लेके चले थे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया था। आपकी मुझे बात समझ आ रही है कि जो साबका हुकूमत थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसमें क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, तो आपके मसाइल नहीं थे या इतने नहीं थे, और हुकूमत तब्दील होने के बाद अब मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। जी डेफिनेटली मसाइल तो थे पिछली गवर्नमेंट में, लेकिन उस गवर्नमेंट में हमें यह फायदा था कि हम जो भी हमारी डिमांड, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी अपनी पल्स को समझती है, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट इतनी अंडरस्टैंड नहीं करती है, तो जो भी हम डिमांड करते थे एटलीस्ट गवर्नमेंट उसको कंसिडर करती थी, और कंसिडर करते हुए अगर उसको फुलफिल नहीं करते थे तो वो हमें मेक श्योर करते थे कि आने वाले वक्त में जैसे कोई हालात बेहतर होंगे तो इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है, पेट्रोल प्राइस बढ़ गई है, गैस की प्राइस बढ़ गई है, बिजली की प्राइस बढ़ गई है। अब हम एक सेक्टर की बात करें, एक बिजली की बात करें, पेट्रोल की बात करें, अब तो हम थिंकलेस हुए हैं। गवर्नमेंट से भी जो निगोशिएशन हुई है लास्ट वीक में, उसमें हमने गवर्नमेंट को यही बोला है कि हमें इंडिया, बांग्लादेश, आपने अगर प्राइस बढ़ानी है बिजली की, गैस की, आप जरूर बढ़ाएं, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हमारा मुतालबा ये नहीं है कि अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन है तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा मुतालबा ये कि जो इंडिया में गैस की प्राइस है, जो बिजली की प्राइस इंडिया में, जो पेट्रोल की प्राइस वहां पे है, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी वही दी जाए। एटलीस्ट हमें हमारा मुतालबा ये कि उससे कम किया जाए। जब आप बात ये करते हैं कि ओवरऑल आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, तो फिर वो आप लोगों को कैसे फराहमी कर सकते हैं कम कीमत पर? अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर बांग्लादेश के मॉडल को देखा जाए, उनकी प्रायोरिटी गैस को जो है वो होम इंडस्ट्री को, जो घरेलू सार्फिन है उनको गैस प्रोवाइड कम करते हैं एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। वो अपनी इंडस्ट्री को पहले फुलफिल करते हैं। अब ये उनकी प्रायोरिटी है, उन्होंने फोकस किया हुआ अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर। उनकी जो पेट्रोल की प्राइस है, जो बिजली की प्राइस है, जो गैस की प्राइस है, वो उस परसेंटेज से नहीं बढ़ी है जिस परसेंटेज से पाकिस्तान में बढ़ी है। तो हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम पे पूरे खित्ते में इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाकिस्तान में सबसे ऊपर है, तो इसको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। ठीक है, आपका मुतालबा ये है कि ये मौजूदा हुकूमत आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि एक्सपोर्ट हमारी मुतासर ना हो, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासर ना हो। थैंक यू वेरी मच काशिफ ज़िया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया ओवरऑल और इस सिचुएशन पर बात की। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं।
देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान और बिजली की लोड शेडिंग का हमने जिक्र किया था प्रोग्राम के आगाज में सबनामा में। तो आपको ये बताएं कि बिजली की जो बंदिश है उसका सामना है मुख्तलिफ इलाकों में कराची के, और हम ये भी देख रहे हैं कि जिन इलाकों को इस्तिस्ना हासिल है वहाँ पर भी बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, और उन इलाकों में जहाँ पर जो मुस्तस्ना इलाके हैं वहाँ पर भी 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन अवाम का यही कहना है, शहरियों का यही कहना है कि किसी को एहसास नहीं है। इस पर रिपोर्ट तैयार की है शिराज अहमद ने, वो आते हैं। हुकूमती ऐलानात के बावजूद शहर कायद से लोड शेडिंग का अजाब का खात्मा मुमकिन न हो सका। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे एलानिया और 2 से 4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इस हवाले से शहरियों की क्या राय है, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। रात में तो हो रही है, रात में भी जा रही है, 2 दफ़ा लाइट जा रही है। आज भी रात में भी गई थी और अभी फिर बिल तो वही आ रहे हैं जो आते हैं पेट भर के। लाइटें बहुत जाती हैं, मेन चीज़ पानी की वक्त चले जाती है, और 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 3 नहीं 6 दफ़ा लाइट जा रही है 2-2 घंटे की। कुछ चीज़ का एहसास ही नहीं है, हमारे में ख़त्म हो गया है बिल्कुल। जब पानी आता है जब भी लाइट चली जाती है, पानी तो वैसे भी आता ही नहीं है, और जब पानी जिस दिन आना का बारी होती है उस दिन तो लाइट और ज़्यादा चली जाती है। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ मसला हो गया है। लोड शेडिंग 4 टाइम जा रही है। बाज़ इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रही है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना हम लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी वक्त तो बगैर बताए रातों में, बीच रात में भी चली जाती है। अब आप लोग बताएं कि अगर इस तरह होगा तो कोई ऑफिस कैसे जाएगा, कोई किस तरह कुछ करेगा काम। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो परेशान हो जाते हैं। और जनरेटर कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यूपीएस कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जनरेटर भी अगर चले हम लगा लेते हैं तो उसके लिए भी हमें गैस पे चलाना पड़ता है, पेट्रोल पे चलाना पड़ता है। 200 रुपये से ऊपर तो पेट्रोल चला गया है। अब यहाँ पेट्रोल डलवा के हमारे घर के आदमी बाहर कमाने जाएं या घर के लिए पेट्रोल लाकर हमें जनरेटर प्रोवाइड करें। अभी बच्चों के इम्तहान ख़त्म हुए मैट्रिक के, आप यकीन करें ज़िंदगी अजाब हो गई हमारी। बच्चों की तैयारियां किस तरह से करवाएं, मतलब इन्होंने ये इंतकामी कार्रवाई है एक तरह से 100%। कोई हुक्काम वाला में कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले बिल आता था 8,000 9,000 का, ये गर्मी के मौसम की बात बता रहा हूँ, और अब आता है 15,000 का। लाइट की बंदिश ऐसी है, किसी भी टाइम बंद कर देते हैं। ना आने का टाइम है ना जाने का टाइम है, कुछ से पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इससे किस कदर हमारा नुकसान हो रहा है बच्चों की पढ़ाई का, वो हम ही समझते हैं। भारी भरकम बिलों की अदायगियों के बावजूद के इलेक्ट्रिक शहरियों को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी करने में नाकाम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए शहरियों को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि इस गर्मी के मौसम में उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। कराची जो पुलिस है वो इस वक्त बड़ी कोशिशें कर रही है और जराइम की रोकथाम के लिए बहुत कोशिशें कर रही है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने एक मुनफरिद कदम भी उठाया है। पुलिस में हम ये देखते हैं कि जो थाना कल्चर है इसको चेंज करने की कोशिशें की जा रही हैं, और ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल्स हैं उस पर ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं इस वजह से, ताकि एहलकारों की निगरानी की जा सके, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर की जा सके, ये ट्रैकिंग की जा सके जो तमाम पुलिस एहलकार हैं जब वो ऑन ड्यूटी होते हैं तो वो वहाँ पर किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको जो रूट्स जिस पर उनको तैनात किया जाता है, तो इस पूरी की निगरानी की जा रही है। इसी पर एक हम खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद दीगर मामलात और भी बात करेंगे।
की सहूलत के लिए, थाना कल्चर में बेहतरी लाने के लिए और कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। लेकिन इस कमांड कंट्रोल रूम के अंदर क्या है, किन जगहों पर की मॉनिटरिंग की जा रही है ख़ास तौर पर, और कौन सी व्हीकल्स के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, हम अंदर चलते हैं और SSP मारूफ उस्मान साहब से मुलाकात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कमांड एंड कंट्रोल रूम में हम आ चुके हैं और SSP मारूफ उस्मान साहब यहाँ पर ऑलरेडी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया है क्योंकि बड़ा बिजी शेड्यूल होता है। बस हम ये जानना चाह रहे हैं, हम कमांड कंट्रोल रूम ये कायम किया गया है और मुझे बहुत सारे कैमराज नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा कि ये कैमरा कहाँ नस्ब किए गए हैं और इसका मकसद क्या है? यार बेसिकली हम अपनी एज अ सुपरवाइजरी ऑफिसर आपकी हमेशा कोशिश होती है कि आप अपने स्टाफ को बेहतर सुपरवाइज़ कर सकें और थानों में अपने स्टाफ का बिहेवियर देखने के लिए, उनकी प्रेजेंस देखने के लिए आप बेहतर से बेहतर तरीक़ेकार अपना सकें। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये तरीका अपनाया कि मेरे पास 23 थाने और जो 22 बिल्डिंग्स में हैं, तो हर बिल्डिंग जो हमारी थाने की PS की बिल्डिंग है उसके मेन गेट पे, लॉकअप पे, रिपोर्टिंग रूम में HM और SHO के कमरे में हमने कैमरा नस्ब किए हैं। हर बिल्डिंग के अंदर तकरीबन आप बता रहे हैं 6 से 7 कैमराज लगे हैं, 7 कैमरा लॉकअप्स में भी हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने एहलकारों की और हमारे एहलकार ही मॉनिटरिंग करते हैं और डेली की मुझे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो अगर अभी आप देख सकते हैं कि किसी भी थाने का अगर मैंने लॉकअप देखना हो कि उसमें कितने लोग इस टाइम डिटेन्ड हैं तो वो मैं देख सकता हूँ, ये आपके सामने मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये न्यू कराची का थाना है, हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया का। इसमें ये जैसे कि मारूफ साहब बता रहे हैं, ये लाइव इस वक्त ट्रांसमिशन आ रही है इनके तमाम कैमरा से उन तमाम लॉकअप्स में से जो वहाँ पर ऑलरेडी लोग मौजूद हैं। अच्छा, तो ये लॉकअप्स में भी लगाए गए कैमरा, साथ साथ आप बता रहे हैं कि थाने के दीगर जगहों पर लगे? दीगर जगहों में बेसिकली हम सारी मूवमेंट देखते हैं कि रिपोर्टिंग रूम में स्टाफ मौजूद है या मौजूद नहीं है, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना नहीं पहना, किसी से कोई लेन देन तो खुदा न खास्ता नहीं हो रही, तो क्योंकि वो उनको पता है कि हमें कैमरे की आंख देख रही है तो वो थाने का माहौल ओवरऑल वैसे ही बेहतर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके जो मकासद हैं, थोड़े से हम अगर मकसद के बारे में बात करें तो एक तो ये भी है कि एहलकार टाइम पर आ रहे हैं, ड्यूटी अपनी सही अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, साथ में ये भी मॉनिटरिंग की जाए कि कितना जो माहौल है आपके ओवरऑल थाने का वो कैसा है, जो लोग वहाँ पर पहुँचे उनको ट्रीट कैसे किया जा रहा है, उनसे बातचीत कैसे की जा रही है, ये भी हम समझ रहे हैं। तो बिल्कुल, इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि कुछ लोग भी झूठी कंप्लेंट कर देते हैं, पुलिस वालों भी इल्ज़ाम लगते रहते हैं, कुछ ठीक होते हैं कुछ गलत होते हैं, तो आवाम गलत इल्ज़ाम भी लगा देती है। तो वो साबित करने के लिए कि जो पुलिस वाले का बिहेवियर ठीक था या पुलिस वाला किसी चीज़ में ऐसी हाई हैंडेडनेस में मुलव्वस नहीं था, तो हमें यहाँ से एविडेंस मिल जाती है। ये तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं इस वक्त थानों की, थानों की जो बिल्डिंग्स हैं उन तमाम में ये कैमराज नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ हम कुछ ये भी सुन रहे थे कि जो बाइक्स हैं जो कि स्ट्रीट क्राइम में खासतौर पर उसको रोकने के लिए आप लोगों ने शुरू की थी, उनमें भी कुछ ट्रैकर्स लगाए गए हैं उनको ट्रैक करने के लिए भी? जी बिल्कुल, आपको मैं इस स्क्रीन पर बताता हूँ। ये बेसिकली हमारी एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स हमने बनाई थी 85 बाइक्स पे। बाइक्स बड़े इफेक्टिव रहते हैं एंटी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। गली मोहल्लों में हर जगह एक्सेस होती है और उनकी मोबिलिटी आसान होती है। तो उन बाइक्स की सुपरविजन करने के लिए हमने उनमें ट्रैकर लगवाए हैं। अभी तक मैं 45 बाइक्स में ट्रैकर लगवा चुका हूँ। तो ये हमें रिपोर्ट, जैसे अभी अगर बाइक रुकी हुई है तो ये रेड शो कर रहे हैं और अगर मूविंग में है तो ये ग्रीन वाली है, ये अभी मूविंग में है। तो अगर हम किसी को जूम करें तो मैं आपको जूम करके इनका पाथ दिखा सकता हूँ। बेसिकली इसका मकसद ये है कि बाइक्स के ड्राइवर को पता हो कि मेरी सुपरविजन हो रही है तो वो ड्यूटी बेहतर इंजाम देगा, मेरा रूट ट्रेस हो रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या इनको जो बीट दी गई है अपनी बीट के अंदर ही ड्यूटी कर रहे हैं, जो इनको रूट दिया गया उसी रूट पर आएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल ये हम इसको बाइक को इसके लाइव मूवमेंट देख सकते हैं किसी बाइक की। अगर ये हमें खोल कर दिखाते हैं, ये देखिए कि ये बाइक इस टाइम मूव कर रही है। तो हम ये पूरे डे की रिपोर्ट जनरेट करते हैं और देखते हैं अपनी बीट में था या नहीं था। फिर उसके अलावा हमारा एक और सिस्टम है जिसके ज़रिए हम डेली के क्राइम हॉटस्पॉट्स जनरेट करते हैं। अच्छा। तो फिर हम इस पाथ को उस हॉटस्पॉट के साथ मिला के देखते हैं क्या हमारे हॉटस्पॉट्स के करीब हमारी पेट्रोलिंग इफेक्टिव है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि कमांड कंट्रोल सिस्टम जो यहाँ पर है, आप लोग इजीली उनको कन्वे कर सकते हैं कि ये हॉटस्पॉट्स हैं, आप लोग यहाँ पर रुकें या इस स्पॉट पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए जो मॉनिटरिंग है वो भी आसान हो जाएगी और क्राइम को कंट्रोल करने में भी आसानी मिलेगी। अच्छा, हम यहाँ पर मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स देख रहे हैं, ये रेड जिसके मार्किंग हुई है, इसका क्या मकसद है? ये बेसिकली हमारा जो डेली का क्राइम का डेटा आता है उसको मैप कर रहे हैं
कि ये हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे स्नैचिंग या बाइक थेफ्ट ज़्यादा है। तो हमारा जो बाइक्स का हमने ट्रैकर का डेली रिपोर्ट जनरेट होती है, हम उसमें देखते हैं कि क्या वो ट्रैकर इन हॉटस्पॉट को हिट कर रहे हैं कि हमारी बाइक्स या नहीं कर रहे हैं। और ये डेटा तो बड़ा काम आएगा कि आपको एटलीस्ट पता होगा कि कौन सी सड़कों पर या किस जगह पर किन स्पॉट्स पर ज़्यादा क्राइम हो रहा है। तो डेली की जो हमारी बाइक्स की ब्रीफिंग होती है, हम उसके अंदर उनको इन हॉटस्पॉट के बारे में बताते हैं कि ये मेन जगह हैं जहाँ पे बाइक स्नैच हो रही है या मोबाइल फ़ोन स्नैच हो रहा है, तो इसको आपने कवर करना है। तो फिर हम इसको डे के एंड पे मॉनिटर करते हैं कि क्या वहाँ पे ये गए उन हॉटस्पॉट पे या नहीं गए। सर, जिन तमाम चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जो एक चीज़ हमें बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है वो बाइक्स का जो पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, उनमें ट्रैकर्स लगाए गए हैं। तो सर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि बाइक्स भी जाके देखें जिनमें ट्रैकर सिस्टम्स लगाए गए हैं और उस पर जो 2 पुलिस एहलकार होते हैं वो गश्त कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। तो हम चलकर सर के साथ बाइक भी ज़रा देख लें। जी डेफिनेटली। तो हम कमांड एंड कंट्रोल रूम से बाहर आ चुके हैं क्योंकि हमने मारूफ साहब से कहा था कि हम वो बाइक्स देखना चाहते हैं जिन बाइक्स में ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। वो बाइक्स कौन सी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये मेरे साथ वो 2 बाइक्स हैं। मारूफ साहब, बाइक्स तो मुझे नज़र आ गई हैं, इनके अंदर वो ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाए गए? जी बिल्कुल। ये जिस सीट पे बैठे हैं, सीट के नीचे ट्रैकर लगाया जाता है और इनके साथ हमने अच्छी बैटरीज भी नस्ब कराई हैं ताकि ट्रैकर ज़्यादा देर चल सके। ठीक है। तो ये बाइक्स जो है हमारी पेयर में चलती हैं और पर बाइक 2 जवान होते हैं। तो बेसिकली 4 जवान हमारे इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं। जिनको टाइम जो मूवमेंट होती है वो 4 जवानों की वो 4 जवानों की होती है। तो हमने हर जवान को बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनाई है और उसके ऊपर ये नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट है और इसके ऊपर रिफ्लेक्टर जैकेट है। रिफ्लेक्टर जैकेट है ताकि दूर से अंधेरे में शाम के टाइम में बहुत इफेक्टिव होता है। अब सर थोड़ी सी अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की भी, कितनी बेहतरी आई है या अभी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है? क्या इन इक़दामात से बहुत फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बेहतरी बिल्कुल आ रही है और मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत भी है। क्राइम कभी भी ना तो ज़ीरो होता है और कॉन्टीन्यूस हमारी एफर्ट है कि हम बेहतर इनकी डिप्लॉयमेंट करें, मज़ीद फोर्स को इन्हेंस करें, नंबर बढ़ाएं इनका, फिर बेहतर हॉटस्पॉट्स इनको बता के बेहतर तरह से ब्रीफ किया जाए। तो ज़ीरो तो नहीं हो सकता मगर हम इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि इसको एटलीस्ट 50% पे तो लेके आएँ जो करंट फिगर्स चल रहे हैं। अब सर एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि हम तमाम जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो आम शहरियों का ये सवाल होता है कि जब हम थाने में जाते हैं तो पुलिस वालों का रवैया अच्छा होना चाहिए और उनका रवैया भी अच्छा होना चाहिए पुलिस एहलकारों के साथ। इसके लिए कमांड कंट्रोल रूम का ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा कि एटलीस्ट जो बिहेवियर चेंजेस हैं थाने के अंदर वो सब में लाए जाएँ? डेफिनेटली। और इसके अलावा भी हमने एक और चीज़ इंश्योर किया कि मॉर्निंग शिफ्ट में हम हेड मोहर और रिपोर्टिंग रूम में एक लेडी ऑफिसर को ज़रूर तैनात करें। अच्छा। वो तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो हमने पुलिस स्टेशन में किया है, जब एक लेडी बैठी होगी तो कोई भी खातून या बच्चे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं बिहेवियर के बारे में। बिल्कुल। तो वो अगर थाने में जाएंगे और आगे एक खातून ही पुलिस ऑफिसर मौजूद है तो डेफिनेटली एक तो थाने का माहौल भी बेहतर होगा और वो कंफर्टेबल फील करें। कंफर्टेबल भी होंगे, वो डिस्टेंस कम होगा जो उनके दरमियान होता है बातचीत करने में। थैंक यू वेरी मच मारूफ उस्मान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और डिटेल में हम सब चीज़ें देख भी सके। और कमांड एंड कंट्रोल रूम तो आप लोगों ने देख लिया, इस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, मुख्तलिफ थानों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए ख़ास तौर पर इन बाइक्स पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए ताकि इनको भी मॉनिटर किया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट ली जाए। सेंट्रल में किस तरीके से नकलो हरकत जो है वो मॉनिटर की जा रही है पुलिस एहलकारों की, लेकिन नकलो हरकत किसी और की भी मॉनिटर की जा रही है, किसी और पर भी नज़र रखी जा रही है और वो हैं वो लोग जो कि ट्रैवल करते हैं मोटरवेज पर, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो तेज़ रफ्तारी है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, इस पर सख्त एक्शन होगा। पहले भी होता है लेकिन अब एक्शंस को मजीद सख्त किया जा रहा है क्योंकि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने नो मोर के नाम से नई मुहिम शुरू की है और नो मोर मुहिम शुरू करने का मकसद भी यही है कि जो कवानीन है उस पर अमल दरामद कराया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए अगर कोई इसके खिलाफ वर्जी करता है। इसके ज़ेरे एहतमाम मोटरवे की ड्रोन्स के जरिए निगरानी भी की जा रही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो कवानीन है उस पर अमल दरामद कराया जा सके। इसी पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है आईजी मोटरवे पुलिस खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि रूल्स फॉलो कराए जाएं, जो आपके ट्रैफिक कवानीन है उस पर अमल दरामद कराया जाए। मोटरवे की जो ड्रोन से निगरानी की जाएगी, इसका खास तौर पर क्या मकसद है इस फैसले का? कोई खुसूसी तौर पर यह मुहिम स्टार्ट की गई है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपकी पूरे व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ड्रोन से कोई निगरानी नहीं की जा रही है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें।
ड्रोन्स तो सिर्फ एक एडेड चीज़ बीच में हमने शामिल की है, जो बहुत छोटा सा एक कंपोनेंट है। असल बात यह है कि जो समझने वाली बात है कि हमारे पास ऑप्शन और कोई नहीं थी। हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इंटेलिजेंट एनफोर्समेंट सिस्टम या इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि पूरी दुनिया में चलता है उसके पूरे फाल होने का इंतज़ार करें, और या फिर यह है कि चुप करके हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। तो इस सारी टेक्नोलॉजी के आने में हमें ये लग रहा था तकरीबन कुछ साल लगेंगे, कम से कम 2 साल मुझे लगता है कि ज़रूर लगेंगे। तो उस टाइम के लिए अब हमने ये सोचा कि हम एक इंडिजिनस अपना एक सिस्टम लेके आएँ जिसमें कि हम ये टेक्नोलॉजिकल गैप जो है इसको फिल कर सके, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा कोविड की वजह से ज़ाया हो गया। अगर कोविड ना आता तो शायद आज हम उस जगह पे होते। जैसे हमारा मुल्तान सखर M5 जो है उस पर एक अच्छा सिस्टम चाइनीज़ ने लगाया हुआ है, लेकिन इसी तरह बाकी तमाम मोटरवेज़ के ऊपर हमारा ये सिस्टम लग सकता था, और इसलिए हमने कोशिश ये की कि इसका जो है ना हम कोई मुतबादिल सिस्टम लाने की बजाय एक सिर्फ गैप को फिल कर सकें, और गैप इस तरह फिल हो कि गोया कि हमारा जो है ना एक इंडिजिनस सिस्टम डेवलप हो जाए, और जब तक टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नहीं आ जाती उस वक्त तक हम ये मेक श्योर करें कि हमारा सिस्टम फवाल हो। और इस हमने पूरी मुहिम को बैठ के सोचा मैंने अपनी टीम के साथ, और इसका नाम दिया #NoMore। यानी कि हमने ये फैसला किया कि अब पहली बात जो समझ में आई है ना, वो जो आपके तमाम व्यूअर्स तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह ये सिस्टम चल रहा था वो काबिल कबूल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, इसलिए इसकी ज़रूरत पेश आई। जी अच्छा, एक तो सिस्टम ये कैसे चल रहा था, ज़रूरत जो पेश आई है, अब ये नो मोर जो जिसका मुहिम का आगाज़ किया गया है, इसके तहत क्या खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि कवानीन पर अमल दरामद जो है उसको कराना बेहतर हो सके? जी, इसमें ये देखें कि हमारे जो वायलेटर्स होते हैं, जो भी कानून को वायलेट करते हैं, उनको सबसे पहले हम डिटेक्ट करते हैं कि इसने वायलेशन की है। अब डिटेक्शन के लिए हमें बेतहाशा कैमरास चाहिए और पूरी कनेक्टिविटी चाहिए मोटरवे के साथ साथ, तो जो कि अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आप दुबई में देखें या किसी डेवलप जगह पे देखें तो वहाँ पे बेतहाशा खामोशी से कैमरे लगे होते हैं, वो आपकी तस्वीर लेते हैं, आपकी वायलेशन आपके घर पहुँच जाती है, आप ना चालान पे करें तो आप सड़क पे नहीं आ सकते। तो हमारे यहाँ सबसे पहला स्टेप जो है वो डिटेक्शन का था। तो डिटेक्शन में हमारे पास अभी इतने कैमरास भी अवेलेबल नहीं है, और अभी कनेक्टिविटी बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं अभी भी मोटरवेज के ऊपर जहाँ मोबाइल सर्विस भी नहीं चलती। तो हमने ये फैसला किया कि हम अगर डिटेक्शन में कमी होगी और कैमरास अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से अमल दरामद कराया जाएगा लोगों को जो कि ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवेज पर? जी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने फिर ये फैसला किया कि हम इसमें एक तो यही जहाँ पे ब्रीफिंग कर दें, जहाँ जहाँ ड्रोन्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो इस्तेमाल करें। हमने अपने बहुत सारे जो हमारे JPOs जूनियर पेट्रोल ऑफिसर्स होते हैं और APOs, इन सबको इस्तेमाल किया जो कि पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं आ रहे थे। इनको हाई डेफिनेशन कैमरे दे के और ऐसी जगहों पे खड़ा किया जहाँ से वो तस्वीर ले सकेंगे, और तस्वीर लेके बाकायदा एविडेंस के साथ ये बात पता चलेगी कि इस बंदे ने सीट बेल्ट नहीं पहनी या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है और इधर से गुजर रहा है या इस स्पीड पे जा रहा है। तो हमारे इसी तरह बहुत सारी वायलेशंस जो हैं वो हम पुराने तरीके से, यानी आप समझे बैक टू बेसिक्स, पुराने तरीके से हम वो तमाम चीज़ें दोबारा शुरू करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो ये पहली स्टेज जो है ना वो है डिटेक्शन। डिटेक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं कि वो ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक गाड़ी सडनली आपके साथ आके आए और आपकी तस्वीर ले, और वो हमारे पुलिस वाले अनमार्क्ड व्हीकल में हो और वो एविडेंस के साथ आपको बताएं कि आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसके अलावा अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या ख़तरनाक गाड़ी चला रहे हैं तो पहले हम मोटरवे पे चेज़ करके नहीं रोकते थे, अब हम चेज़ करके मोटरवे पे गाड़ी को रोका करेंगे। तो ये पहला पॉइंट तो हो गया ना डिटेक्शन का। दूसरा पॉइंट ये था कि उस वायलेटर को कन्वे कैसे किया जाए कि आपने वायलेशन की है। तो इसके लिए पहले ये हुआ करता था कि वो डंडा लेके पुराना सा वो एक स्टॉप साइन होता था जिससे हम कहते थे कि रुक जाओ, जो रुक जाता था उसका चालान कर देते थे, जो नहीं रुकता था उसको जाने देते थे, ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकते थे।
तो अब हमने ये किया कि गाड़ियों के पीछे वेरिएबल मैसेजिंग साइन बोर्ड्स लगाए हैं जो कि आपको बताएंगे कि आपका चालान हो गया है और आपको साइड पे रोकेंगे और आपको इशारा होगा कि आप रुक जाएं। कुछ और हम लोग हमारे पास इक्विपमेंट है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अब कोई बंदा बाहर हम नहीं जाने देंगे क्योंकि हमने एग्जिट्स के ऊपर तकरीबन सारे जो मेजर एग्जिट्स हैं उन पे हमारे बंदे खड़े होंगे और उनको कम्युनिकेट हो चुका होगा कि ये चालान हो चुका है, तो वो चालान उन तक पहुंच जाया करेगा। यानी कि सर आपकी आपकी तमाम बातों से महमूद साहब मुझे ये लग रहा है कि महदूद वसाइल में ये कोशिश की जा रही है, जितने वसाइल इस वक्त मोटरवे पुलिस के पास हैं कि वो निज़ाम को जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें, लेकिन डिटेक्शन क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो उसके लिए आप लोग ये इकदाम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, डिटेक्शन भी और फिर चलान करना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और महदूद वसाइल में मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, एक ऑप्शन तो ये थी कि आप चुप करके बैठ जाएं और वसाइल का इंतज़ार करें। हमने इनको ऑप्टिमम मैक्सिमम यूज़ पे वसाइल को इस्तेमाल करके जो हम इससे बेस्ट कर सकते थे वो हमने किया। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो M2 को बनाया जो हमारा तकरीबन आप समझे फ्लैगशिप कैरियर है, और इसमें मेन काम कंसेशनर्स जो उनके हैं FWO वाले कर रहे हैं, और हमारी उनसे भी बात होगी, वो हमारे मेन स्टेक होल्डर हैं इस चीज़ में, और DG FWO से हमारी बात हुई, उन्होंने पूरी तरह से हमें ताबन का यकीन दिलाया, और अब उनके साथ हमारी अनकरीब एक मीटिंग भी है। हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो वज़ीर मवासलात हैं असद महमूद साहब, इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया और उन्होंने कहा जी कि आप मुझे ये ब्रीफ कर दें। हमने उनको थोड़ा सा बताया तो उन्होंने कहा जी हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और जो वसाइल की कमी है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। महदूद वसाइल हैं, लेकिन उसमें जो नो मोर मुहिम का आगाज़ किया गया है उसका मकसद ये है कि डिटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमराज जितने हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसको बेहतर किया जाए निज़ाम को मोटरवे पर। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान। क्रिकेट फैंस के लिए हमारा सेगमेंट जो है वो रेडी है। ऐसे कैसे होता है हम अपने क्रिकेट फैंस को भूल जाएं, क्योंकि आज पहला वनडे मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान। खास बात मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की है कि वहां पर तकरीबन 14 साल बाद बैनुल अक़वामी मैचेस होने जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। बड़ी खुशी की बात है कि मुल्तान स्टेडियम आबाद होगा और एक बार फिर वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और दूसरी जानिब ये कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ में हराना, और पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारी पूरी की है। पूरी कोशिश करेंगे कि इस वनडे सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दें। और जैसे कि कल भी हम बात कर रहे थे कि लास्ट जो मेरे ख्याल में शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को वो इमरान खान साहब की क़यादत में हुई थी, उसके बाद से वेस्ट इंडीज़ ही हारती आ रही है। तकरीबन 31 साल हो चुके हैं मुसलसल शाहीन जो हैं वो कामयाबियाँ समेट रहे हैं मैच में। फिर हमने एक मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के बारे में बात हम कर रहे थे कि इन मैचेस को अगर जीतना है तो इस वक्त कंडीशंस मुख्तलिफ हैं और इसमें कम्बिनेशंस अच्छे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे कम्बिनेशंस हमारे बनने चाहिए। इवन हमारा जो मिडिल ऑर्डर है उसको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे, बॉलिंग अटैक भी हमारा अच्छा रहे। और बॉलिंग अटैक अगर अच्छा रहता है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर कोई मसला नहीं है मैच जीतना। हम जो है वो वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे सकते हैं इस सीरीज़ में भी। तो ये तमाम उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों के साथ साथ हम जैसा कि स्टेडियम के बारे में बात भी कर रहे हैं, तो वनडे सीरीज़ के लिए वहाँ पर खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। ज़ाहिर बात है बहुत अरसे बाद किसी स्टेडियम में 14 साल के बाद मैचेस हों तो खुसूसी तैयारी करनी पड़ती है। वहाँ पर हम देखते हैं ना एक बार फिर रंग होना शुरू हो जाता है और स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके बोर्ड्स लगते हैं, फिर स्टेडियम की तैयारियाँ होती हैं, पेंट होता है क्योंकि वहाँ पर शायकीन क्रिकेट ने भी आना होता है। तो इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो स्टेडियम में की जा रही हैं। वेलकम करने के लिए दोनों टीम्स को प्रैक्टिस सेशंस हो चुके हैं। आज जो है वो मुकाबला होने जा रहा है। हमें ज्वाइन किया सीनियर क्रिकेट राइटर सुहेब अलवी साहब ने। सुहेब साहब थैंक यू वेरी मच फॉर अस। सुहेब साहब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है उसकी जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के कितनी फेवर में है? देखिए कोई खास फेवर में नहीं है, इस वजह से कि गर्मी जो है वो चाहे इंसान वेस्ट इंडीज से आए चाहे पाकिस्तान से आए वो आपका परफॉर्मेंस तो अफेक्ट करेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि वेस्ट इंडीज खुद बड़े हॉट क्लाइमेट में रहते हैं और ये अलग बात है कि जितने क्रिकेट स्टेडियम्स हैं वो समंदर के करीब हैं उनके, तो वहाँ पे जरा सा जब खेलते वक्त उनको इतनी गर्मी नहीं लगती। लेकिन मुल्तान इज राइट इन द मिडिल ऑफ
the plains and the deserted deserts. No doubt. So यहाँ पे जरा सी गर्मी ज्यादा होगी. मेरे ख्याल में दोनों प्लेयर्स उतने ही अफेक्ट होंगे. कोई पाकिस्तान को आउटस्टैंडिंग एडवांटेज में नहीं देख रहा हूँ. लेकिन सर ये पाकिस्तान के लिए ये वनडे सीरीज कितनी अहम है, ये आपसे खुसूसी तौर पर जानना चाहते हैं. बहुत अहम है. पाकिस्तान इस वक्त 10th पोजीशन पे है जो सुपर लीग है, क्योंकि टॉप 8 कंट्रीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होती हैं वर्ल्ड कप 2023 के लिए. इस वक्त पाकिस्तान नंबर 10 पे है और वेस्ट इंडीज नंबर 6 पे बैठी हुई है. तो पाकिस्तान हैज टू नाउ स्टार्ट विनिंग इट्स मैचेस, वरना इनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा जो जिम्बाब्वे में होता है, क्योंकि टॉप 8 टीम्स डायरेक्ट जाएंगी और 2 टीमें क्वालिफाई होंगी. तो आप इस वक्त बॉटम 5 में हैं, बल्कि बॉटम 3 में हैं, और आपको यू हैव टू रेज योरसेल्फ टू कम टू नंबर 8. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान दैट दे विन दिस सीरीज 3-0. ठीक है, ये सीरीज जीतना इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो सर फिर हम थोड़ा सा प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं. पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, और आप क्या समझते हैं कि बैटिंग और बॉलिंग में क्या तब्दीलियां करने की जरूरत है ताकि हम ये सीरीज जीत सकें, इसमें कामयाबी हासिल कर सकें? मेरा ख्याल है कोई तब्दीली नहीं है फ्रॉम द टीम दैट प्लेड ऑस्ट्रेलिया. आपके टॉप 3 जो हैं वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में हैं, और जिसमें बाबर आजम और इमाम अल्लाह खास तौर के ऊपर हैं. फखर का अपना रोल है. देन आपके पास मिडिल ऑर्डर में खुर्शीद शाह और इफ्तिखार अहमद हैं. बोथ ऑफ देम आर नाउ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, और आपने अपनी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थ्रो करना है, जिसमें आपकी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ आते हैं. उसके बाद देखेंगे कि आप इनको स्पिन से अटैक करेंगे तो आप शादाब के साथ नवाज को भी खिलाएंगे, और अदरवाइज आप प्रॉब्ली दहानी साहब को चांस देंगे या मोहम्मद वसीम को देंगे. तो सर मिडिल ऑर्डर से आप मुतमईन हैं? देखिए राइट नाउ यू गॉट द बेस्ट. खुशदिल शाह हैज प्लेड एन आउटस्टैंडिंग नॉक. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा खेला था. इफ्तिखार अहमद की जगह प्रॉबली आप शान मसूद को कंसिडर कर सकते थे जिस फॉर्म में वो हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे बाबर आजम ने और सकलैन ने बोला है, जो कि मोहम्मद वसीम सेलेक्टर से डिसएग्री करते हैं कि हम जो बैट्समैन जिस पोजीशन में है उसी को खिलाना चाहते हैं, तो या तो शान मसूद टॉप 3 में खेले या ना खेले. तो प्रॉबली यस अगेंस्ट दिस बॉलिंग लाइनअप प्रॉबली इफ्तिखार एंड खुशदिल आर गुड इनफ. तो आपके ख्याल में शान मसूद अच्छी एडिशन होती है अगर कंसिडर किया जाता? आई थिंक जो फॉर्म होता है बैट्समैन का वो बहुत जरूरी होता है. जिस मोमेंटम में वो T20 PSL खेल रहे थे, फिर उन्होंने आप कहते हैं कि चलो वो तो T20 फॉर्मेट था, लेकिन इंग्लैंड में उन्होंने 3-डे मैचेस में आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एवरी सेकंड इनिंग्स, डबल 100 तक बनाई. सो प्रॉब्ली गोइंग इनटू दैट. लेकिन ये है कि खुशदिल शाह या इफ्तिखार अहमद की जगह वो खेलते, और ये दोनों जो हैं ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, और दोनों जो हैं ये अच्छे खासे बल्लेबाज हैं अपने नौइयत के. सो प्रोबेबली नॉट अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक एंड गो विद द साइड दैट बीट ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है. और साथ में सर जैसे कि हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे भी हम नज़र दौड़ा रहे थे कल कि माजी में वेस्ट इंडीज़ के लिए जीतना बड़ा मुश्किल रहा है पाकिस्तान से वनडे सीरीज़ में. लेकिन जो इस कंडीशंस हैं, और अगर पाकिस्तानी टीम को हम देखते हैं, प्लेइंग 11 को देखते हैं, जो कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं, आपके ख्याल में क्या मुश्किलात पैदा कर सकती है वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के लिए? पहली बात तो ये जो आखिरी ODI खेला था 50 ओवर का 2019 में, वर्ल्ड कप का पहला मैच था, 7 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी. ये टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है पाकिस्तान की तरह है. लेकिन देखिए इनकी जो वीकनेस है वो डेफिनेटली बॉलिंग है, क्योंकि इन्होंने अभी हॉलैंड में 3 ODIs खेले हैं. तो हॉलैंड जैसी टीम इनके खिलाफ 288 रन तक पहुंच गई, 20 रन से हारे थे. एक दूसरे ODI में 240 भी बना लिए थे. सो अगर हॉलैंड की टीम जो कि बहुत ही लो रैंक है, इफ दे कैन स्ट्राइक सो मेनी रन्स अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज बॉलर्स, देन द पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप डेफिनेटली हैज अ गुड चांस. इनका जो वीक लिंक है वो इनकी बॉलिंग है. जो इनके बल्लेबाजी है, पूरन कप्तान है, एंड देन ऑब्वियसली देयर आर ब्रुक्स हैं, और एक दो नए बल्लेबाज आए इनके पास, ब्रैंडन किंग है. सो द बैट्समैन कैन गिव पाकिस्तानी बॉलर्स अ टफ टाइम, लेकिन आई थिंक इनके जो बॉलर्स हैं दैट इज द वीक लिंक, एंड दैट इज वेयर पाकिस्तान हैव द एज.
ठीक है, थैंक यू वेरी मच सोहेब अलवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट राइटर। और ओवरऑल हम बात कर रहे थे जो आज वनडे सीरीज का पहला मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान, इसमें क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी पाकिस्तान की। जो कम्बिनेशंस हैं सोहेब अलवी साहब के मुताबिक वो कम्बिनेशंस अच्छे हैं, और अगर ओवरऑल टीम को देखें तो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है, चांसेस हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता है। तो ये तो ओवरऑल क्रिकेट के मैदान से क्रिकेट की खबरें शामिल कर ली गई, जो कि मुल्तान में आज मैच होने जा रहा है, तो हम सब लोग उसके लिए एक्साइटेड भी हैं कि मुल्तान स्टेडियम एक बार फिर हमें वहां पर रौनकें नजर आएंगी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम के उस सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका हमें इंतजार भी था, क्योंकि एक बहादुर लड़की से आपकी मुलाकात करवानी है जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर यकीन रखती हैं तो मेहनत पर यकीन रखती हैं कि मेहनत अगर की जाए तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। सोशल मीडिया पर आजकल एक ऑनलाइन फूड राइडर लड़की की तस्वीर उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उनको बहुत सराहा जा रहा है, उनकी बहुत कोशिश सब ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट इसलिए किया जाए क्योंकि जिस हिम्मत के साथ, जिस बहादुरी के साथ वो सड़क पर निकली हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए, ये कोई आम बात नहीं है। हमारे जैसे माशरे में जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल तो एक तरफ हैं और भी दीगर बहुत मसाइल हैं, ऐसे में एक तालिबा के लिए बाहर सड़क पर निकलकर कमाना, एक फूड डिलीवरी सर्विस के लिए काम करना, ये वाकई बड़ा मुश्किल काम है। अगर उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो वो BS केमिस्ट्री की तालिबा भी हैं, साथ में अपने तालीमी अखराजात उठाने के लिए वो बतौर फूड डिलीवरी राइडर जो हैं वो काम कर रही हैं। दिलचस्प बात उनकी ये है कि मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर इंजीनियर खिदमात अंजाम देना चाहती हैं, ये इनकी ख्वाहिश है। लेकिन उनकी मजीद क्या ख्वाहिशात हैं उस पर बात करेंगे, उनकी कहानी क्या है इस पर भी बात। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से फूड डिलीवरी राइडर फरहीन, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। और बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी स्टूडेंट्स आज आपको देख रही हैं, तो सबसे पहले तो हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, ये मोटरसाइकिल पर ये फूड डिलीवरी का काम ये आपने कब शुरू किया? मोटरसाइकिल कहाँ से आपने सीखी? जी बिल्कुल, मुझे फूड पांडा ज्वाइन किए हुए 3 मंथ्स हुए हैं, और बाइक मैंने तकरीबन आज से 9 साल पहले सीखी थी अपने शौक़ के लिए, और बाइक मैंने अपने कज़न हसन है मेरे ताइबू के बेटे, उनसे सीखी है। अच्छा, तो ये बाइक आपने जब शौक से सीखी तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? क्योंकि अभी आप खुद BS की स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल, मैं उस वक्त तकरीबन 13 to 14 ईयर्स की थी। 13-14 एज में आपने बाइक चलाना सीख ली थी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त BS केमिस्ट्री की तालिब इल्म भी हैं, पढ़ भी रही हैं, साथ साथ अपने अखराजात भी उठा रही हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन फूड डिलीवरी राइडर बनने का ही ख्याल क्यों आया, या क्या वजह बनी कि आपको फूड डिलीवरी राइडर बनना पड़ा? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि मैं BS केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मुझे अपने स्टडीज़ और घर के एक्सपेंस पूरे करने के लिए जो है जॉब करने का सोचना पड़ा। जो मैंने बहुत सी पहले जॉब्स की हैं, लेकिन स्टडीज़ के साथ वो सूटेबल नहीं रही, और फूड पांडा ज्वाइन करने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली जो है टाइमिंग्स पे काम कर सकती हूँ। इस वजह से सिर्फ मैंने फूड पांडा को ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस कर सकूँ और अर्निंग भी कर सकूँ। यानी कि फूड डिलीवरी का काम करके आप अपने तमाम अखराजात खुद उठा रही हैं, चाहे वो तालीम के हैं या दीगर अखराजात हैं, ताकि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर ये बोझ ना आए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों जो हैं घर के अखराजात उठा रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, और आपको हम तो यही कहेंगे कि आप मुस्तकबिल में जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी भी हों। हमने ये सुना है कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहती हैं, वहाँ पर अपनी खिदमात जो हैं वो देना चाहती हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? एयरफोर्स ही क्यों? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे एयरफोर्स में जाने का जज्बा बचपन से है, और आपको पता है जैसे ये फोर्सेस की इवेंट्स होते हैं, इनको देख देख के जज्बा और बढ़ता गया। तो बस ये जज्बा इतना है कि बस मैं इंशाल्लाह एयरफोर्स को ज्वाइन करूँगी, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दें।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं फ़रीन कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उसमें कौन कौन लोग हैं, और ज़रा फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएंगी। कभी जब आप बाहर निकलती हैं, ज़ाहिर है थोड़ा सा अम्मी अब्बू की तरफ से ही प्रेशर होता है, या वो जानना चाह रहे होते हैं कि हमारी बेटी बाहर निकल रही है, तो उसको भी मुश्किलात ना आए ज़्यादा, तो उनकी तरफ से क्या रवैया होता है, वो क्या चाहते हैं, आपको क्या कहते हैं जब आप बाहर निकलती हैं? थोड़ा सा फैमिली के बारे में अपना बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरी फैमिली में मेरी एक सिस्टर हैं, 2 भाई हैं और डैडी हैं, और मेरी मम्मा का इंतकाल हो चुका है। और बाकी जाहिर सी बात है, जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी तो फैमिली और रिलेटिव्स काफ़ी परेशान हुए थे। ऑब्वियस ही बात है, आउटडोर वर्किंग थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट ले लिया था तो सारों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सब बहुत अप्रिशिएट करने लग गए। लेकिन यह है कि लेट नाइट ज़रा जब हो जाती है तो ऑब्वियस ही बात है, हर पेरेंट्स जो हैं वो अपनी औलाद के लिए बेफिक्र होते हैं, तो लेट नाइट की वजह से जो है थोड़ा सा फ़िक्रमंद होते हैं। आप अखराजात उठा रही हैं, हिम्मत करती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर निकलती हैं, पैसे कमाती हैं, सपोर्ट भी कर रही हैं अपनी फैमिली को भी, अपने आप को भी, अपनी तालीम के लिए भी ख़र्चा निकाल रही हैं। इस सारे में जब आप फ़रीन निकलती हैं सड़क पर और जाती हैं, ज़ाहिर है फूड डिलीवरी के लिए आपकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है, लोगों का रवैया कैसा होता है आपके साथ? जी बिल्कुल, हर इंसान का डिफरेंट बिहेवियर है। कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि फ़ीमेल्स को इस सोसाइटी में जो है इस तरह से जॉब नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी जो है अप्रिशिएट ही करती है। मेजॉरिटी अप्रिशिएट करती है, लेकिन कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जो आपको याद रह गया हो? क्योंकि ज़ाहिर है जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं। नहीं, ऐसा मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है जॉब, मेरे साथ कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। यानी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। तो जब आप फूड डिलीवरी के लिए कहीं जाती हैं और वहाँ पे आपकी दीगर लड़कियों से मुलाकात हो या किसी सी खातून से मुलाकात हो, तो वो आपको देखकर इंस्पायर होती हैं, आपको अप्रिशिएट करती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं, इवन दो कि मुझे वो कहती हैं कि आप प्लीज़ हमें भी बाइक सिखाइए। अच्छा, ये कहा किसी ने आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एक फ़ीमेल मुझे मिली जो कि बाइक राइड कर सकती थी, उन्होंने भी मेरे से इंफॉर्मेशन ली फूड पांडा के अबाउट के मैं भी वर्किंग करना चाहती हूँ। सो बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी, आप जो है फैमिली को सपोर्ट भी कर रही हैं, और मेरे ख्याल में आपके मुस्तकबिल में ये प्लान्स भी होने चाहिए कि आप बाइक सिखाएं भी दीगर लड़कियों को, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ख्वाहिश रखती हैं या वो चाहती हैं बाइक राइड करना, लेकिन उनके लिए कोई ऐसे यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं है, तो आप ये भी कर सकती हैं, उनको बाइक सिखाएं भी साथ साथ। थैंक यू वेरी मच, आपने में ज्वाइन किया, और जिस तरीके से आप काम हैं करती रहें, आगे बढ़ती रहें, और हमारी दुआएं हैं आपके साथ, तमाम नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि मुस्तकबिल में आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो वहाँ पर आप जाएँ और एयरफोर्स में अपनी खिदमत दे सकें। थैंक यू वेरी मच फ़रीन, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज के शो से इतना ही, हमने जितनी चीज़ें आपको दिखाई हैं, हमने मईशत पर भी बात की, स्पोर्ट्स के मैदान से भी आपको खबरें दी, और साथ में खेलों के मैदान में जो हो रहा है वो तो हमने आपको दिखाया है, लेकिन साथ साथ जो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं और जो एक बहादुर खातून हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई। कल और बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ होंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ होंगे, बहुत सारी खबरें होंगी, मुलाकात होगी आपसे कल। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।